नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 13 वर्ष बालिका की बच्ची की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके रिलेटिव्स ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप भी इसी प्रकार अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आ जाते हैं सीधे आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 23 अक्टूबर 2010 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है रात के 12:04 और जन्म का स्थान है हरियाणा। ये जो बिटिया है ये अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रही है। करियर के बारे में जानना चाहते हैं कि करियर कैसा रहेगा, इनका आगे क्या करना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मुझे लगा वो ये है कि बच्ची की जो हाइट है वो काफ़ी कम है। इस बच्ची की जिनकी ये पत्रिका दी गई है, इनकी हाइट काफ़ी कम है। हार्मोनल परेशानी का, हार्मोनल प्रॉब्लम का इलाज चल रहा है, तो उपाय जानना चाहते हैं। सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं ये भी पूछा गया है। आईएएस आईपीएस इसके बारे में पूछा गया है। पारिवारिक जीवन के बारे में पूछते हैं कि पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह के बारे में, और इसके अलावा शिक्षा का स्तर क्या होगा, ये चीज़ें पूछी गई हैं। स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया है। तो इनके प्रश्नों को हर बार की तरह हम लेंगे एक एक करके आखिर में, लेकिन सबसे पहले इनकी लगन कुंडली की तरफ चलते हैं जो हमारे समक्ष है। 4 नंबर से इनकी पत्रिका प्रारंभ हो रही है, यानी कि कर्क लगन की कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देव देखें तो वो मेष राशि में जाके विराजमान है। तो लगन यहाँ पे कर्क है, राशि यहाँ पे मेष है। लग्नेश बनते हैं स्वयं चंद्रमा ही, वो भी मेष में जाके बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे कर्क लगन वालों की बात करें तो भावना प्रधान होते हैं, दिल में चीज़ें नहीं रखते, भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं, इमोशनल होते हैं, ये हमें पता है। तो यहाँ पर वैसा ही स्वभाव नजर आ रहा है। मेष राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो मेष राशि वाले भी अपने स्वभाव को जल्दी प्रकट कर देते हैं। मतलब प्रेम आया तो प्रेम दिखाया, गुस्सा आया तो गुस्सा दिखाया। तो यहाँ पर इस प्रकार का बिहेवियर और स्वभाव दिखने को मिल सकता है। समझें एक एक करके हम ग्रहों को। तो शनि को समझते हैं सबसे पहले। शनि 16 डिग्री के साथ तीसरे भाव में नजर आ रहे हैं। शनि सप्तमेश एवं अष्टमेश है, जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में यहाँ पर बैठे हुए। आयु के लिए शनि का तीसरे भाव में बैठना बढ़िया है। शनि आपके पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, जरूर ये आपको मेहनत करवाएगा। अपनी भाषा में कहूँ एक लेमन लैंग्वेज में तो रगड़ना जिसको कहते हैं वो ये शनि करवाएगा। लेकिन मैं दोबारा कहता हूँ कि यहाँ पर बैठा हुआ शनि बुरा नहीं है, वो पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको देगा। तीसरे भाव में जो शनि बैठे हुए हैं उसका प्रभाव पंचम भाव के ऊपर पड़ेगा। पंचम भाव के ऊपर शनि का प्रभाव पड़ने की वजह से, चूंकि ये शनि इस कुंडली के लिए बुरे हैं, अब पंचम भाव संबंधित ये परेशानी दे सकते हैं, जैसे कि शिक्षा में बाधा, शिक्षा को लंबा खींचना, उसमें अवरोध उत्पन्न करना। नवम भाव के ऊपर शनि का प्रभाव आपके भाग्य को रोकेगा, भाग्य में विघ्न उत्पन्न करेगा, क्योंकि शनि सबसे बुरा ग्रह है, आपके नवम भाव को प्रभावित कर रहा है। 12वें भाव के ऊपर जो शनि का प्रभाव है खर्चों को रोकेगा, उसके लिए पॉजिटिव है। लेकिन विदेश जाना चाहेंगे तो वहां भी शनि कोई ना कोई दिक्कत आपको दे सकता है। तो विदेश से ज़्यादा परेशानी में बोलूँगा कि ये 12वें भाव से जुड़े मामलों के लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए खर्चों को ये ज़रूर कंट्रोल करेगा। कुंडली के चौथे भाव को अगर हम समझें तो यहाँ पर 3 ग्रहों की युति हमें नज़र आ रही है। 3 ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं। बुध अस्त के हैं, शुक्र 15 डिग्री के हैं, वक्री हैं, और सूर्य यहाँ पर हमें नीच के नज़र आ रहे हैं, जिनकी नीचता भंग हो रही है, क्योंकि जो शुक्र है साथ में वो बैठे हुए हैं सूर्य देव के। तो ऐसे में उनकी नीचता भंग हो जाएगी। यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो नीच भंग यहाँ पर सूर्य का हो रहा है। इस कुंडली में सूर्य को समझें तो वो धनेश है, चौथे भाव में बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया है, जीवन में प्रॉपर्टी वगैरह बना पाएंगी, इसकी संभावना दिखती है। करियर के ऊपर भी सूर्य का प्रभाव है, तो गवर्नमेंट वगैरह की तरफ इंटरेस्टेड रह सकती हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो या सरकार से कोई लाभ की उम्मीद आपको रहेगी। बुध यहाँ पर चौथे भाव में बैठे हुए हैं, धन का व्यय ये करवाएंगे। बुध का चौथे में बैठना धन का ये व्यय करवाता हुआ नजर आ रहा है। घर में सुख शांति के लिए बुध का चौथे में बैठना पॉजिटिव है, बढ़िया है।
कुंडली के 12वें भाव का स्वामी बुध 10वें भाव के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, तो जॉब में, करियर में परिवर्तन, उतार चढ़ाव ये दे सकता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र वक्री है 15 डिग्री के साथ, अपनी ही घर में बैठे हुए हैं चौथे भाव में। अच्छा मकान हो, सुंदर मकान हो, ये दर्शाते हैं यहाँ पर शुक्रदेव। और पैसे से जुड़े मामलों के लिए, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों के लिए यहाँ पर शुक्र का बैठना पॉजिटिव है। शुक्र का प्रभाव 10वें भाव के ऊपर, कर्म भाव के ऊपर पड़ेगा। अगेन ये करियर के माध्यम से पैसा दिलवाने वाले होंगे। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल यहाँ पर 5वें भाव में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में समझे तो मंगल सबसे कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह है मंगल, क्योंकि पंचमेश भी हैं और दशमेश भी हैं, केंद्र त्रिकोण दोनों हैं इनके पास। इस कुंडली के लिए सबसे शुभ ग्रह मंगल हो जाते हैं। पंचमेश 5वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो शिक्षा हो वो बढ़िया रहे, चीज़ें आपके लिए फेवरेबल रहें। संतान से जुड़े मामलों में भी ये मंगल आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। बुद्धि के लिए भी मंगल का यहाँ बैठना पॉजिटिव है। यहाँ से बैठ करके मंगल 8वें भाव को देखेंगे, ससुराल पक्ष से लाभ करवाने की कोशिश करेंगे। एकादश भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि बहुत बढ़िया है, पैसे से जुड़े मामलों के लिए और रिकॉग्निशन के लिए, नेम फेम के लिए। और साथ ही साथ जो कुंडली के 12वें भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव है, ये भी अगर पैसा खर्च करवाते हैं तो वो आपके फायदे के लिए खर्च करवाएंगे, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको आप कह सकते हैं। तो मंगल जहां भी बैठा है, जहां भी देख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अमृत छिड़केगा, आपको पॉजिटिव करेगा आपका। राहु की बात करते हैं। छठे भाव में यहाँ पर राहु हमें नजर आ रहे हैं। छठे भाव में राहु का बैठना बीमारियों से लड़ने में सहायता जरूर देगा आपको। हाँ, राहु का छठे भाव में होना कई बार एक दिक्कत क्या देता है कि ये छिपा हुआ हमला करता है। राहु छठे भाव में वैसे अच्छा है, शत्रु दमन के लिए इसको बहुत अच्छा कहते हैं, कंपटीशन के लिए इसको अच्छा कहते हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए भी इसको अच्छा कहते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि राहु अगर छठे में बैठा है तो मैंने क्या देखा है कि कई बार गलत मेडिसिन चल गई, व्यक्ति की जो डिजीज़ है वो पकड़ में नहीं आ रही, तो इसकी ये परेशानी राहु दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पे छठे भाव में राहु भी पॉजिटिव है। यहाँ बैठा हुआ राहु चंद्रमा को देखेगा, टेंशन देगा, कंसंट्रेशन में परेशानी देगा। दूसरे भाव के ऊपर जो राहु का प्रभाव है, इसकी दशा वगैरह चलती है तो धन गलत जगह खर्च होने की संभावनाओं को ये बल देगा। बृहस्पति के ऊपर आते हैं। बृहस्पति यहाँ पर 0 डिग्री, 0 डिग्री के साथ नजर आ रहे हैं, वक्री भी हैं। और मैंने कहा था कि शनि का प्रभाव भाग्य भाव के ऊपर है, तो भाग्येश भाग्य भाव में है, ये अच्छा है। लेकिन शनि से वो पीड़ित भी है, तो ऐसे में भाग्य सहयोग करेगा विलंब के साथ, उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है भाग्य से जुड़े मामलों में। बृहस्पति लगन को देखेंगे, ये बहुत शुभ है, ज्ञान से जोड़ेंगे, शिक्षा से जोड़ेंगे। बृहस्पति का लगन को देखना आशीर्वाद के रूप में, कहीं ना कहीं दैवीय आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, इसकी संभावना दिखती है। गुरु तीसरे भाव को देखेंगे, अगेन ये अच्छा है, इसकी दशा में यात्राओं से लाभ हो सकता है। पंचम भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव शिक्षा में लाभ करवाएगा, मेडिकल क्षेत्र में शिक्षा के योग को वो प्रशस्त करेगा। चंद्रमा की बात करते हैं। 10वें भाव में चंद्रमा लग्नेश का 10वें भाव में बैठना करियर से जुड़े मामलों के लिए बढ़िया है। करियर में आपकी इन्वॉल्वमेंट को दिखा रहा है। करियर में जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज़्यादा आपको शांति मिलेगी जीवन में, तो करियर में इन्वॉल्व रहने पे फ़ायदा दिखता है। नेम फेम आप बना सकती हैं, अपना नाम बना सकती हैं कार्य क्षेत्र के माध्यम से। यहाँ पर चंद्रमा चौथे भाव को देखेगा, अगेन सुखों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया है। केतु को समझते हैं, 12वें भाव में जो केतु बैठा हुआ है ये ठीक है, इसकी दशा वगैरह चलती है तो अध्यात्म से ये आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था कि शनि भी 12वें को देख रहे हैं, तो शनि भी अध्यात्म से जुड़े मामलों में पॉजिटिव रहेंगे। तो केतु शनि जैसे ग्रहों की दशा चलती है, और अगर आप मेडिटेशन, योगा, अध्यात्म इस तरफ जुड़ती हैं तो फायदा रहेगा आपको। दशाओं को समझ लेते हैं। शुक्र की दशा चल रही है आपको वर्तमान में, जो कि जून 2036 तक रहेगी। शुक्र की दशा में राहु की अंतरदशा चल रही है, अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई है और सितंबर 2026 तक रहेगी। शुक्र की दशा में राहु की अंतरदशा चल रही है, बढ़िया है, एफर्ट बढ़ेगा इस दौरान, मेहनत बढ़ेगी आपकी राहु की अंतरदशा के दौरान, ये मुझे नज़र आ रहा है। और उस मेहनत से लाभ भी होगा। कई बार मेहनत तो होती है, लाभ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत से लाभ भी होने की संभावना दिखती है।
पहला सवाल लेते हैं, करियर किस क्षेत्र में रहेगा। फिर आपने आईएएस आईपीएस भी बोला है, गवर्नमेंट जॉब के योग भी बोला है, फिर आपने डॉक्टर, इंजीनियरिंग, लॉ, ये सारे बोले हैं। मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि हाँ, मेडिकल क्षेत्र में जाने की संभावना अच्छी है। इनके पेरेंट्स चाहते भी हैं कि बिटिया मेडिकल में जाए, डॉक्टर बने, तो हाँ, डॉक्टर बनने की संभावना है। इसके अलावा लॉ का क्षेत्र भी पॉजिटिव है। लेकिन मुझे अगर चुनना हो तो मैं मेडिकल को प्रेफरेंस दूंगा। मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ना फ़ायदेमंद रहेगा कुंडली के हिसाब से। तो मैं भी डॉक्टर को ही फर्स्ट नंबर पे आपको ऑप्ट करने की सलाह दूंगा कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़ती हैं तो काफ़ी ज़्यादा योग नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, योग नज़र आ रहे हैं। एक दो चीज़ और जो है करियर के बारे में मैं बता दूं कि करियर में मुझे मूवमेंट दिख रहा है। एक जगह टिक के काम करने में दिक्कत आएगी, मूवमेंट रहेगा करियर में। अगर करियर में मूवमेंट नहीं रहेगा तो लाइफ के किसी ना किसी सेक्टर में मूवमेंट रहेगा, यानी कि बदलाव होता रहेगा। बदलाव जीवन का एक पार्ट रहेगा। एक जगह टिक के चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत आपको आएगी। तो आप ऐसा ही कुछ ऑप्ट करें जिसमें कि आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिले। डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं कि जो मल्टीपल जगह पे काम करते हैं, मतलब एक साथ 2-3 नर्सिंग होम में या 2-3 हॉस्पिटल में काम करते हैं। वैसा अगर आप करेंगी तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। एक जगह टिक के कुर्सी लगा के सिर्फ बैठने की कोशिश करेंगी एक ही जगह, एक ही क्लिनिक में दिन भर, तो उसमें मुझे दिख रहा है कि दिक्कत ज़्यादा होगी। तो बदलाव के साथ इस करियर में पॉजिटिव मुझे नज़र आ रही है चीज़ें। तो मेडिकल का क्षेत्र बढ़िया है। सेकंड चॉइस आप लॉ को रख सकती हैं। आईएएस आईपीएस के बारे में पूछा है, मैं ज़्यादा प्रेफरेंस उसको नहीं दूंगा। इसी क्षेत्र में करिए, बेटर है। गवर्नमेंट जॉब ट्राई किया जा सकता है, ना नहीं बोलूँगा, ट्राई किया जा सकता है। सूर्य नीच का है, इसका कतई मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके योग बनेंगे ज़रूर, लेकिन प्राथमिकता गवर्नमेंट जॉब की तरफ मत दीजिए फिलहाल। छोटी बच्ची है, मेडिकल की तरफ ले जाइए, उसी तरफ ध्यान रखिए फिलहाल, वो ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इनके लिए। हाइट कम है काफ़ी बच्ची की, और हार्मोनल परेशानी, हार्मोनल प्रॉब्लम का इलाज चल रहा है। ठीक है, इस कुंडली में अगर मैं समझूं तो मुझे जो हॉर्मोन्स, एक तो यहाँ पे बृहस्पति भी होते हैं, उसके प्रभाव में उसको कारक माना जाता है, और दूसरा शुक्र भी होता है। तो शुक्र की दशा है, बृहस्पति यहाँ पर मुझे शनि से पीड़ित दिख रहा है, गुरु शनि से पीड़ित दिख रहा है। तो कुछ उपाय वगैरह ज़रूर मैं दे दूंगा जिससे कि थोड़ा लाभ इसमें हो सके। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब शुक्र में गुरु की दशा आएगी, जो कि राहु के बाद आएगी, शुक्र में गुरु की दशा आपको आएगी सितंबर 2026 में, जो कि मई 2029 तक रहेगी। लगभग वो 1-2.5 साल का पीरियड रहेगा। वो समय हेल्थ पर्सपेक्टिव से, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से मुझे ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। तो जो भी मेडिसिन या जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें थोड़ा समय लगे। अभी भी जो वक्त है बुरा नहीं है, लेकिन मैं शुक्र में गुरु की दशा को थोड़ा ज़्यादा बेटर मानूंगा कि आपको इस परेशानी से निजात मिल जाए या थोड़ा लाभ मिल जाए उस दौरान। पारिवारिक जीवन के बारे में पूछा गया है। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो मुझे बढ़िया दिखता है। राहु का ज़रूर प्रभाव है कुंडली के दूसरे भाव के ऊपर, लेकिन फिर भी स्थिति कोई बहुत बुरी नहीं है। नवमांश मेरे सामने है, वहाँ पर भी अगर मैं चीज़ों को समझूं तो चीज़ें लगभग ओवरऑल पॉजिटिव हैं। तो पारिवारिक जीवन खराब होगा ऐसा नहीं है, ऐसा सोच के नहीं चलना है। किसी ने डराया भी है तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा दिख रहा है। विवाह की बात की गई है, विवाह समय पर होगा। लड़का बहुत समझदार होगा, जिनसे भी आपका विवाह होगा वो व्यक्ति, वो जातक बहुत इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और आपका सहयोग करने वाले होंगे, जो आपके हस्बैंड होंगे, ही इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू। आपको वो सहयोग ज़रूर करेंगे, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ, पक्की बात है कि आपके जो हस्बैंड होंगे वो बहुत सपोर्टिव होंगे आपके लिए। तो विवाह मुझे अच्छा दिख रहा है इस कुंडली में, कोई खास दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो उसको लेकर के टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। और कुंडली का सबसे मजबूत ग्रह कौन है? देखिए, कुंडली का सबसे मजबूत ग्रह अगर हम बताएं तो मंगल नज़र आते हैं, मंगल नज़र आते हैं, लेकिन वो भी शनि से थोड़े पीड़ित हैं। तो कुंडली के मजबूत ग्रह तो हैं, शुभ ग्रह भी हैं, लेकिन वो थोड़े से पीड़ित नज़र आ रहे हैं। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा थोड़ा वीक है लेकिन पीड़ित नहीं है। राहु से ज़रूर पीड़ित आप कह सकते हैं, लेकिन 3 ग्रहों से,
सूर्य चंद्रमा को पीड़ित नहीं करता, बल्कि आमने सामने होने पे ये पूर्णिमा का जन्म हो जाता है, आपको पता होगा। तो ऐसे में चंद्रमा और मंगल ये दो काफ़ी शुभ ग्रह हैं और अच्छी स्थिति में कुंडली में नजर आ रहे हैं। माता पिता, जैसा आपने बोला, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है, उसी तरफ आगे बढ़िए। शिक्षा किस स्तर तक प्राप्त होगी? लंबी शिक्षा चलेगी। मुझे क्या दिख रहा है कि लॉन्ग ड्यूरेशन वाली शिक्षा चले, उसमें थोड़े अवरोध आ सकते हैं, दशा वगैरह बुरी चलती है तो शिक्षा में थोड़ा सा व्यवधान आ सकता है, लेकिन शिक्षा लंबी चले इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और मेडिकल से जुड़ के शिक्षा करवाइए, पॉजिटिव रहेगा, बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया है, अभी जितना मैं समझ रहा हूँ स्वास्थ्य के लिए समय ठीक ठाक है। और जो परेशानी पहले से ये हार्मोन वगैरह की है, मैं उपाय ज़रूर दे रहा हूँ उसके लिए। और जो मैंने समय बोला है, लेकिन उसको ध्यान में रखिएगा, गुरु की अंतर्दशा मुझे थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है उस परेशानी से निजात दिलवाने के लिए। नवमांश की बात करें, तुला लगन का नवमांश बन जाता है। यहाँ पर नवमांश में भी ग्रहों की स्थिति ठीक नज़र आ रही है, बढ़िया नज़र आ रही है, विवाह में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कुंडली मिलान के लिए मैं सबको कहता हूँ, आपको भी कहूँगा, जब भी विवाह करना हो कुंडली मिलान ऑप्ट कर लीजिएगा, चीज़ें और भी ज़्यादा सही रहेंगी। विवाह को लेकर के कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नज़र नहीं आ रही है कुंडली में। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं हम। उपाय की अगर हम बात करें तो एक साउथ सी पर्ल, साउथ सी की मोती, मतलब मोती बहुत तरीके की आती है, तो साउथ सी मोती आप इस बच्ची को धारण करवाइए 7 रत्ती के आसपास, 7 सवा 7 रत्ती, अच्छी क्वालिटी का चांदी में, फ़ायदा रहेगा। माँ दुर्गा के 108 नाम हैं, उसका पाठ करिए, नृत्य कराइए इनसे, उससे फ़ायदा रहेगा। और बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। कौन सा मंत्र होगा मैं बता दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू, और एक दो और उपाय हैं वो भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करने से लाभ की स्थिति ज़रूर बनेगी और जो परेशानियां हैं उससे रिलीफ मिलने की संभावना रहेगी इनके लिए। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 13 वर्ष बालिका के जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया, आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं हमसे, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।